नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना द स्किन बाय डॉक्टर कल्पना से। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जो आज की तारीख में पब्लिक हेल्थ इशू बन चुका है, और वो है फंगस इन्फेक्शन। स्किन पे होने वाला फंगस इन्फेक्शन, जिसे हम दाद भी कहते हैं कॉमन टर्म्स के अंदर। ये इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है आज की तारीख में कि हर दूसरे इंसान को ये समस्या होनी शुरू हो गई है। मतलब इसका कोई एज बार नहीं है। 10 दिन की उम्र के बच्चे से लेके 90 साल की उम्र के बुजुर्ग तक में ये समस्या आ सकती है। इसमें कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का भी बार नहीं है कि आप अगर हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं तो आपको फंगस नहीं हो सकता है। तो ये एक वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम आज की तारीख में बन चुका है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि आप कैसे जानें कि आपको फंगस इन्फेक्शन है और कैसे आप उसको अप्रोच करें। मतलब आपका सही अप्रोच क्या होना चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो हम ना करें जिनके कारण आपका ये फंगस जो है वो रिकरेंट फंगस इन्फेक्शन में चेंज हो जाता है। वो एक साइकिल बन जाती है, ठीक होता है फिर आ जाता है, ठीक होता है फिर आ जाता है। तो आप उस फेर में ना पड़ें, उसके बारे में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली फंगस का इन्फेक्शन जो है वो एक फंगस के कारण होता है, जिसे हम डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं। सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस डर्मेटोफाइट्स के कारण होते हैं, जिनमें सबसे कॉमन होता है ट्राइकोफाइटॉन, जिसके कारण स्किन में होने वाले सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। अब ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये जहाँ जहाँ भी शरीर में होते हैं उसके हिसाब से हमने क्लिनिकली मेडिकली इनके नाम रखे हुए हैं। जैसे अगर ये फेस पे होता है तो हम इसे टीनिया फेशियाई कह लेते हैं। अगर ये सिर पे होता है हम इसे टीनिया कैपिटस कह लेते हैं। अगर ये हाथों में होता है हम टीनिया मैनम कह लेते हैं। शरीर पे होता है टीनिया कॉर्पोरस कह लेते हैं। पैर पे होता है टीनिया पीडस कह लेते हैं। नाखून में होता है तो ओनाइकोमाइकोसिस कह लेते हैं। तो अलग अलग जगह पे होने वाली जो इन्फेक्शन है उनके नाम अलग अलग हैं। कुछ की दिखने के तरीके भी डिफरेंट हैं। जैसे नाखून में जो फंगस होगा वो थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, सिर पे होने वाला फंगस थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। बाकी शरीर के हिस्सों में जो होता है वो अमूमन एक ही तरह का दिखाई देता है। गोले बन जाते हैं इन्फेक्शन के, खुजली वाले गोले बन जाते हैं। इसीलिए इसे कॉमन टर्म्स में हम रिंग वर्म भी कहते हैं। एक्चुअली इसका वर्म से कोई लेना देना नहीं है, पर हम इसे रिंग वर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो ये दिखने में गोल निशान होते हैं, और दूसरा जो इसकी बाहर की जो आउटर लेयर होती है वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई और स्केली और रेड होती है, तो वो एक वर्म के जैसी दिखाई देती है। और ये उसी सर्कल में धीरे धीरे करके फैलता है और फिर आजू बाजू के सर्कल मिल जाते हैं, तो इस तरह से एक बड़ा पैच बन जाता है। इसीलिए कॉमन टर्म्स में इसे रिंग वर्म कहा जाता है, पर इसका वर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। फंगस जो है वो आपको इंसान से इंसान को भी हो सकती है। अगर आपके परिवार में किसी से है तो भी आसानी से आपको लग सकती है। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है उससे भी आपको लग सकती है। और अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार या परिवार में से किसी को है और उनकी इस्तेमाल की हुई चीज़ें आपने इस्तेमाल कर ली, उनका इस्तेमाल किया हुआ, अगर उनके शरीर पे है तो तौलिया आपने इस्तेमाल कर लिया, कपड़े आपने इस्तेमाल कर लिए, या उनकी कंघी, उनका कैप, उनका हेलमेट, ये चीज़ें अगर आपने इस्तेमाल कर ली तो उससे भी आपको हो सकती है। तो ये बहुत आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती है, और ये बहुत ज़्यादा इची होती है, जो मोस्टली उन एरियाज़ से शुरू होती है जिन एरियाज़ में पसीना ज़्यादा आता है। यानी बॉडी में जहाँ जहाँ फोल्ड्स होते हैं, यानी कि हमारा जो जांघों वाला हिस्सा होता है, या हमारा अंडर आर्म वाला हिस्सा होता है, या महिलाओं में ब्रेस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, इन जगहों पे पसीना ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो मोस्टली फंगस शुरू इन जगहों से होती है और फिर बड़ी आसानी से बाकी के पूरे शरीर पर फैल जाती है। और ये बहुत ज़्यादा इची होती है, ख़ासतौर पर जब पसीना आता है तो उसके इरिटेशन के कारण इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम इच करते हैं तो हम इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर फैला लेते हैं। इसीलिए इस फंगस का सही ट्रीटमेंट होना बहुत आवश्यक है। अब ये किस कारण से होता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, अगर बहुत सारे लोग एक साथ एक कमरे में रहते हैं, ओवर क्राउडिंग है, अगर कोई बहुत लंबे टाइम तक जगह बैठ के कोई काम करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या इस तरह के बहुत सारे लोग हैं आज के टाइम में जिनको बहुत लॉन्ग आवर्स सिटिंग के जॉब होते हैं, और अगर वो लॉन्ग आवर्स की सिटिंग भी है और उसके साथ वो कपड़े भी इस तरह के पहनते हैं जिसके अंदर वेंटिलेशन नहीं होता, कॉटन के कपड़े नहीं होते, डेनिम्स अगर पहनते हैं जो बहुत टाइट भी होते हैं और बहुत थिक भी होते हैं, तो वो पसीना वहीं के वहीं इकट्ठा होता रहता है, वो नमी वहीं इकट्ठी होती जाती है। तो वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट और ह्यूमिडिटी फंगस को मिलती है। उन एरिया में फंगस ज़्यादा होती है जहाँ ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ लोग जिनको लंबा लंबा ट्रैवल करना होता है गाड़ी से, जैसे जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या जो ड्राइविंग का जॉब करते हैं, उनको बहुत लंबे टाइम तक ड्राइविंग करनी होती है सिटिंग पोजीशन में, उनमें भी ये चीज़ बहुत कॉमन होती है।
उसके अलावा जैसे मैंने अभी बोला, पुअर चॉइस ऑफ क्लोथ्स है अगर आप किसी ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रहते हैं लेकिन उसके बाद भी आप बहुत टाइट और मोटे कपड़े अगर पहनते हैं तो उसके कारण भी आपको फंगस होने के चांसेस होंगे, क्योंकि वो मॉइस्चर और वो पसीना वहीं ट्रैप होकर रह जाता है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है और आपने दवाई प्रॉपर नहीं की है तो वो बार बार आने के चांसेस आपको बन जाते हैं। अगर आप अपनी हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो भी आपको फंगस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप गलत दवाइयाँ यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए, अगर आपको छोटा मोटा फंगस हो गया, आपने उसमें गलत दवाई इस्तेमाल कर ली, तो भी वो बार बार होना आपको शुरू हो जाता है। अगर किसी को सिर्फ नाखून में थोड़ा सा फंगस पड़ा हुआ है और वो उसको अवॉइड करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे चमड़ी पे भी फैल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत लंबे टाइम तक वो लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि नाखून में जो दिक्कत हो रही है वो फंगस हो सकता है। तो ये तो वो कॉमन कारण हैं जिनके कारण लोगों में फंगस होते हैं। अब कौन से लोग होते हैं जिनमें इसके होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं? अगर हम देखें तो जिन लोगों में इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, जिन लोगों में शुगर की दिक्कत है, बीपी की दिक्कत है, प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम हो जाती है, या किसी कारण से HIV के कारण जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, या किसी बीमारी के चलते हमने उस पेशेंट को इम्यूनिटी कम करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों के ऊपर रखा हुआ है, तो भी उनमें फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर किसी में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो भी उनकी फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, ओल्ड एज है, तो उसमें भी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये वो बेसिक कारण हैं जिनके कारण आप थोड़े और ज़्यादा प्रोन हो जाते हो कि आपको फंगस की दिक्कत हो सकती है। देखिए, फंगस की दिक्कत बहुत कॉमन है और इसका जो डायग्नोसिस है, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं बराबर, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि आप केमिस्ट के पास जाके या अपने किसी दोस्त से पूछ के कोई ट्यूब लेके उसको लगाना शुरू कर देते हैं, और अगर आप बराबर से डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सिर्फ देख के ही इसका प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपके पूरे शरीर में ही फैल गया है या आपको कोई और दिक्कतें साथ में भी हैं, तो उस केस में कुछ टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर्स को करने पड़ते हैं। उनमें से एक होता है वुड्स लैंप एग्जामिनेशन और दूसरा होता है KOH माउंट, जिसमें वो आपकी स्किन के ऊपर की स्क्रैपिंग लेके या आपके नाखून के टुकड़े लेके उनकी जाँच कराते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो इस डायग्नोसिस को लेके तो तब डॉक्टर ये तरीके इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रीटमेंट के अंदर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमने मेडिकल शॉप से लेके या किसी से पूछ के या किसी ने अगर लगाई थी वो क्रीम लेके अगर लगा लें तो सिर्फ क्रीम से हमारा फंगस ठीक हो जाएगा। ये बहुत गलत है। कुछ समय के लिए आपको आराम मिलता है, लेकिन आपको इस तरह से समझना होगा कि फंगस इज़ लाइक अ प्लांट। ये एक पेड़ की तरह होता है। जितना आपको ऊपर दिखाई देता है वो उस पेड़ का बॉडी पार्ट होता है, और उतना ही उसके नीचे गहरी जड़ें भी होती हैं। और बिल्कुल पेड़ के जैसे वो फंगस भी फल और बीज बनाता है, और वो बीज गिरते हैं जिन्हें हम फंगल स्पोर्स कहते हैं, जिसकी मदद से वो फैलता है। सिर्फ ट्यूब से आप इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। शुरू में ऊपर का जो बॉडी पार्ट है वो शायद थोड़ा कम होगा फंगस का, लेकिन रूट्स रहती हैं और ये वापस आ जाता है। और इनसफिशिएंट मेडिकेशन लंबे टाइम तक होने के कारण फंगस रेजिस्टेंट हो जाता है, जो अपने आप में डॉक्टर्स के लिए आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या है। मरीज़ों की फंगस दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, क्योंकि उनने पहले जो है बहुत लंबे टाइम तक बहुत छोटे छोटे कोर्स में छोड़ के और लापरवाही से दवाइयाँ कर रखी हैं। तो अब वही दवाइयाँ काम करना बंद भी कर देती हैं कई बार। इसलिए जब भी फंगस का इलाज कीजिए, डॉक्टर के प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। आपको लग भी रहा है कि ये पूरा साफ़ हो गया है, तब भी अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपको 12 हफ्ते का बराबर मेडिकेशन लेना है तो 12 हफ्ते का पूरा मेडिकेशन लीजिए। उसको अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। मेडिकेशंस के अंदर सिर्फ क्रीम्स नहीं होती, क्रीम्स के अलावा हम पेशेंट्स को खाने की दवाइयाँ भी देते हैं, लगाने की क्रीम्स तो देते ही हैं। उसके अलावा नहाने के लिए भी कई बार हम पेशेंट्स को अलग जो बॉडी वॉश हैं या सोप हैं वो देते हैं। इसके अलावा इचिंग को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, क्योंकि इचिंग को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा इच करते हैं, आप वो जो बीज वहाँ पे गिर रहा है उसका स्पोर उसको आपके नाखून में लेके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचा देते हैं। जितना आप खुजाते हैं उतना ज़्यादा आप उस फंगस को बढ़ने में मदद करते हैं। तो इचिंग का कंट्रोल भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये कंप्लीट कोर्स जो होता है, अब इसमें भी बहुत वेरिएशन है। लोग ये समझते हैं कि हमने परिवार में एक आदमी की दवाई ले ली, बाकी सबको वही दवाइयाँ चल जाएंगी। वो भी एक बहुत बड़ी गलती है।
फंगस की सारी दवाइयाँ उम्र के हिसाब से अलग अलग होती हैं, बच्चों की अलग होती हैं, बुज़ुर्गों की अलग होती हैं। फिर उसके बाद अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसकी दवाइयाँ अलग होंगी। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें आपकी दवाइयाँ अलग होंगी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसमें आपकी दवाइयाँ अलग होंगी। अगर आप मोटे हैं, अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है या कम है तो उसमें आपकी दवाइयाँ फिर बदल जाएंगी। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसमें फिर आपकी दवाइयाँ बदल जाएंगी। और कोई सिस्टमिक बीमारी पड़ी हुई है साथ में तो उसमें फिर आपकी दवाइयाँ बदल जाएंगी। ड्यूरेशन भी बदल सकता है, दवाइयाँ भी बदल सकती हैं। तो इसलिए ये मानना कि परिवार में एक आदमी को दिखा लिया है तो हम सबका इलाज कर लेंगे, या किसी दोस्त ने दिखाया था तो उससे दवाइयाँ लेके मैं ले लूँगा, इसी गलती के कारण ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल रही है। तो बराबर सही ट्रीटमेंट डॉक्टर के निर्देश के हिसाब से, जितना ड्यूरेशन बताया गया है, जिस तरह से बताया गया है, अगर आप उस तरह से करते हैं तो ये बीमारी बहुत आसानी से 10 से 12 हफ्तों में पूरी तरह से ख़त्म की जा सकती है। तो मैं बार बार आपको इसी चीज़ के लिए एम्फेसाइज़ करूँगी कि इन चीज़ों का मेन ध्यान रखिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट आप क्या लेते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको आप कैसे फॉलो करते हैं। अब इसके अलावा जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको फंगस की दिक्कत होती है, सबसे पहली चीज़ तो अपनी हाइजीन का ध्यान रखिए। बराबर रेगुलरली नहाइए, अपने कपड़े, अपने तौलिए रेगुलरली गर्म पानी में धोइए, तेज़ धूप में सुखाइए, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो उनको रेगुलरली इस्त्री कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, तौलिया भी और कपड़े भी, इन सबको रेगुलरली बराबर धोइए गर्म पानी में और प्रेस कीजिए, ताकि वो जो बीज जिनकी मैं बात कर रही हूँ फंगस स्पोर्स, उनको आप ख़त्म कर सकें और वो स्प्रेड ना हो आपकी बॉडी के ऊपर। दूसरा, जब आप नहाते हैं उसके बाद अपने शरीर को अच्छे से सुखाइए, उसके बाद ही कपड़े पहनिए। कपड़े जितना हो सकता है कॉटन के हवादार थोड़े ढीले कपड़े पहनिए। आप बहुत टाइट कपड़े, डेनिम वगैरह अवॉइड कीजिए, ख़ास तौर पे पैंट्स, क्योंकि उस हिस्से में मोस्टली बड़ी कॉमनली फंगस शुरू होता है, तो उसको पूरे तरीके से अवॉइड कीजिए। इसके बाद आप पानी ज़्यादा पीजिए, अपनी हाइजीन का ध्यान रखिए। अगर आपके घर में किसी को फंगस है तो उनके कपड़े, उनके तौलिए, उनकी कंघी, उनके कैप, उनके हेलमेट, इसमें से किसी भी चीज़ का, उनके पर्सनल यूज़ की किसी भी चीज़ को यूज़ मत कीजिए। उनके कपड़े पूरे तरीके से सेपरेटली वॉश कीजिए, उनकी सोप भी अलग रखिए। इन सब चीज़ों से फंगस परिवार के एक सदस्य से दूसरे सदस्य में फैल सकता है। उसके अलावा जो कुछ चीज़ें होती हैं कि आपने जो फंगस का ट्रीटमेंट अगर हो गया, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि लोग स्टेरॉइड की क्रीम्स ले लेते हैं मार्केट से लेके, मेडिकल शॉप से जाके दवाइयाँ ले आते हैं और उससे अपना इलाज करने लगते हैं, वो एक बहुत भयानक गलती है। आपको लगता है कि आपका फंगस बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन आपका जो इरिटेशन था, जो रेडनेस थी, जो इचिंग थी, वो उससे कम हो जाती है, क्योंकि स्टेरॉइड का काम ही यही है कि वो इरिटेशन और इचिंग को कम करता है। मैं ये नहीं कहती कि स्टेरॉइड एक बुरी चीज़ है। स्किन की बहुत सारी बीमारियों में स्टेरॉइड, लोगों की स्किन की नहीं, दुनिया की बहुत सारी बीमारियों में स्टेरॉइड खाने वाला भी और लगाने वाला भी लोगों की जान बचाता है। ये एक बहुत ज़रूरी दवा है, लेकिन फंगस के लिए ये नहीं है। ये फंगस को ठीक कभी नहीं करता। इसीलिए जो क्वाड्रिडर्म, पेंडर्म, क्लोबेट जीएम, क्लोबेट, बेटनोवेट एन, बेटनोवेट सी और ऐसी बहुत सारी डेरोबिन, दुनिया भर की दवाइयाँ हैं जो आपको मेडिकल शॉप पे मिल जाती हैं, जो कॉम्बिनेशन में होती हैं, जिनमें एक सिर्फ एंटी फंगल होता है और उसके अलावा दुनिया भर की अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है और जो आपके फंगस को ख़राब करने का काम करती हैं। और सिर्फ आपके फंगस को ख़राब नहीं करती, अगर आप उनको अपनी स्किन के सॉफ्ट एरियाज़ में, जैसे कि आपके ग्रोइन में या ब्रेस्ट के नीचे लगाएंगे, तो वहाँ पे बड़े बड़े स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। मैंने ऐसे मरीज़ों को भी देखा है जिनके पूरे शरीर पे बड़े बड़े चौड़े चौड़े रेड स्ट्रेच मार्क्स बन गए हैं, क्योंकि उनने सालों साल वो दवाइयाँ बिना सोचे समझे लगाई। इलाज करना है तो सही इलाज कीजिए, बीमारी को बढ़ा के अपनी मुश्किलों को और मत बढ़ाइए, क्योंकि ये दवाइयाँ बिल्कुल गलत दवाइयाँ हैं और ये दवाइयाँ आपको लॉन्ग रन में बहुत बहुत नुकसान करेंगी, क्योंकि उन स्ट्रेच मार्क्स को फिर पूरी तरीके से ख़त्म करना असंभव है। तो इन गलतियों को मत कीजिए और रेगुलर प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ आप फंगस के साथ 10 से 12 हफ्ते में पूरे तरीके से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस बीमारी को पूरे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। धन्यवाद।